Hi students. So today in this video we are going to learn about the types of computer. कंप्यूटर कितने तरह का होता है और वो सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को कैटेगराइज किया है दो पार्ट में। पहला कहा है हमने कि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और दूसरा कहा है बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज। तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कि हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कंप्यूटर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। हमने तीन कैटेगरी में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरा है hybrid computers, analog, digital and hybrid computers. So there are three types of computer based on the technology. Whereas when we talk about based on size and capabilities, we categorize the computers in four: microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियोस में देखा है उसमें हम लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर की बात करी। हमने वहां पे एनालॉग की बात नहीं करी, वहां हमने हाइब्रिड की बात नहीं करी, वहां हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया आर्किटेक्चर ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि स्पेसिफिकली कुछ और भी चीजें होती होगी। ऑब्वियस है, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है? तो वो कंप्यूटर्स जो एनालॉग सिग्नल बेस्ड होते हैं, वैसे कंप्यूटर जो एनालॉगस होते हैं, जो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं, वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर्स जो डिजिटली काम करते हैं, यानी जो 1-0 पे काम कर रहे हैं, उन कंप्यूटर्स को हम लोग कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और द नेक्स्ट वन हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वैसे कंप्यूटर्स जो एनालॉगस और डिजिटल दोनों वैल्यू को यूज करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो अगर एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स का मतलब होता है कि एनालॉग सिग्नल्स पे काम। तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। हम लोग किसी दिन एक वीडियो में देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या होगा कि जो एनालॉगस होंगे, यानी जो वेरिएबल ऑफ इवेंट्स पे या वेरिएबल वोल्टेज पे काम करेंगे, उनको हम लोग कहेंगे एनालॉग सिग्नल। जबकि डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम करते हैं। यहाँ दो ही तरह का सिग्नल होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। एनालॉग सिग्नल में क्या होगा? एनालॉग बेस्ड कंप्यूटर में वहां 0 और 1 का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वहां 1 2 3 4 5 आप जितनी कैटेगरी कर सकते हो उतना कैटेगराइजेशन हो सकता है। वहां पे जितने पार्ट में डिवाइड करोगे हो सकता है उतना आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो बेसिकली एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस होते हैं और यहाँ पे सिग्नल जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स में दो ही तरह के सिग्नल होते हैं, 0 एंड 1। और ये 0 और 1 कुछ नहीं है, ये कुछ वोल्टेज है। अब आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये बात समझ में आने कि वेरिएबल वैल्यूज क्या होते हैं। तो वेरिएबल वैल्यूज मैं आपको समझा दे रहा हूं। जब हम लोग 0 या 1 की बात करते हैं तो 0 और 1 कुछ नहीं होता है, ये दो वोल्टेज लेवल होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करंट पास करेगा या नहीं करेगा, तो करंट का दो ही लेवल होगा, या तो 5 वोल्ट है या 1 वोल्ट है। इसके अलावा तीसरा कोई वोल्टेज लेवल नहीं है। तो अगर 0 को हम एक वोल्टेज लेवल मानते हैं, लेट्स सपोज इट इज 0.5 वोल्ट एंड 1 इज 5 वोल्ट। ओके, तो जैसे ही हम 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे इसका मतलब हम 1 मान लिए। जैसे ही 0.5 वोल्ट हम सप्लाई किए इसका मतलब क्या हो गया? वो 0 हो गया। तो यहां पे जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, यहां केवल दो ही वैल्यू हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको अगर दो ही पेपर पढ़ना पड़ता पूरे आपके करिकुलम में तो ये ज्यादा अच्छा होता बनिस्पत की आप हर ईयर में, हर सेमेस्टर में 5-6 पेपर्स पढ़ रहे हो। एनालॉग कंप्यूटर्स के साथ वैसा ही है कि मान लो हमारे पास एक वोल्टेज रेंज है, लोअर वोल्टेज रेंज है 0 वोल्ट, या हम लोग लोअर वोल्टेज रेंज मान लेते हैं 0.5 वोल्ट, और अपर वोल्टेज लेवल मानते हैं 5 वोल्ट। तो अब इसको आप कितना में डिवाइड कर सकते हो? तो ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे हमने 0.5 वोल्ट रखा और यहाँ पे हमने 5 वोल्ट रखा। अब आप इसको 0.5 पर डिफाइन करो या 0.25 पे तोड़ो या फिर
0.5, 0.15, 0.25 इस तरीके से करो। तो आप जितना इसको डिवाइड करोगे ये बिल्कुल वैसा, ये ग्राफ कॉपी पे आपने ग्राफ बनाया होगा ना, तो उसमें एक सेल को आप 1 से 5 भी मानते हो, एक सेल को आप 1 से 10 भी मान सकते हो, और एक सेल को केवल 1 भी मान सकते हो। तो रिफाइनिंग अगर आप चाहते हो तो सेल का वैल्यू जितना आप कम रखोगे उतना रिफाइंड वैल्यू आपको मिलता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये कंटिन्यूअस होता है, और यहाँ पे वैल्यूज क्या होते हैं, वेरी करते हैं, जबकि डिजिटल में क्या होता है, केवल 2 ही वैल्यू है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस करना आसान होता है, इसको प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जो तीसरे तरह का कंप्यूटर है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल ये है कि जितने सारे बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं, बायोमेडिकल डिवाइसेस कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा सीटी स्कैन होता है, आपने सुना होगा आंख को मशीन से देखा जाता है, चेक किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, या फिर MRI होता है। तो ये सारे क्या है, एक तरह के कंप्यूटर्स हैं, लेकिन उन कंप्यूटर्स में चूंकि हमारा बॉडी के वो स्कैन करता है, तो हमारा बॉडी एनालॉगस है, तो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता है और उसको फिर डिजिटली कन्वर्ट करके हमें रिपोर्ट्स मिलती है, डिजिटल रिपोर्ट। तो वैसे जितने सारे कंप्यूटर्स होंगे वो भी अपने आप में एक कंप्यूटर ही है, जितने बायोमेडिकल डिवाइसेस होते हैं तो वो भी एक कंप्यूटर है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर है। तो वैसे कंप्यूटर्स को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग सिग्नल पे भी काम कर रहा है और डिजिटल सिग्नल पे भी काम कर रहा है। हम अपने घरों में जो यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। और पहले जो कंप्यूटर्स आए होते थे वो एनालॉगस कंप्यूटर होते थे। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ computers based on the technology. Analog computer based on analog signal, where variable values are vary in a range, in between a range। ये हमेशा ध्यान रखना है, एक रेंज के बिटवीन में होता है। ठीक है ना, आपने ये देखा होगा ना, साइन वेव के बारे में नाम सुना होगा, तो इसका वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम, जो पिक वैल्यू होता है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो ये पिक वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जो लोवेस्ट वैल्यू होगा ये उसका मिनिमम वैल्यू होगा। और यहाँ से यहाँ तक ही वेरी करेगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, और यहाँ कुछ और होगा। जबकि डिजिटल सिग्नल की बात करें तो वो ऐसा होता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करोगे तो वोल्टेज क्या है, सेम है, यहाँ से यहाँ तक करोगे वोल्टेज सेम है, लेकिन आप अगर यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करो तो हर जगह वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से वोल्टेज का वेरिएशन देखें तो। खैर, तो दीज आर बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे टाइप का कंप्यूटर्स है, दूसरे तरह का कैटेगराइजेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी, जिसमें कि पहला तरह का कंप्यूटर्स है जिसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कह रहे हैं, फिर मिनी कंप्यूटर, अगेन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। तो ये सारे क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और कैपेबिलिटीज, हमने 4 भाग में डिवाइड किया है कंप्यूटर्स को, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे देखो मैंने एक एरो की लगाया है, एरो की एक अपवर्ड्स जा रहा है, एक डाउनवर्ड्स जा रहा है, यानी जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड्स जाएंगे हमारे इस कंप्यूटर की जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है वो क्या होता चला जाएगा, स्लो होता जाएगा, चीप होता जाएगा, सिंपल होता जाएगा, स्मॉल होता है। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेंगे, यानी हम लोग माइक्रो से सुपर की तरफ जाएंगे, तो सुपर कंप्यूटर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर फास्ट होगा, मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर फास्ट होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर फास्ट होगा। उसी तरीके से एक्सपेंसिव होता चला जाएगा, सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और साइज भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये बेसिकली जो कैटेगरी साइज और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। तो फास्ट होगा, इसका कहने का मतलब सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद एक्सपेंसिव, यानी ये महंगा भी होगा कहने का मतलब। और कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात करते हैं तो जैसे जैसे ये साइज बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ सर्किट्स क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती चली जाती है, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ऑब्वियस है साइज ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग
अगर देखें माइक्रो कंप्यूटर से, अगर हम लोग देखें तो ये इन सब पूरे चारों कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट नीचे में आ रहा है। और ये माइक्रो कंप्यूटर में जो हम लोग अपने घरों में पीसी यूज करते हैं, जो हमारे पास लैपटॉप है, जो हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, या टैबलेट कंप्यूटर, और आज के डेट में स्मार्टफोन्स, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आएंगे। और इससे क्या यूज होता है और कितना आप यूज कर सकते हो, ये हम सभी को पता है, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक इन सारे गैजेट से रूबरू होते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर से ऊपर का कंप्यूटर, जिसको हम लोग कहते हैं मिनी कंप्यूटर, इसकी कैपेबिलिटी माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। अभी जो आपका कंप्यूटर है उसमें आप एक यूजर एक बार में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मल्टी यूजर इन्वायरमेंट होता है, मतलब एक ही कंप्यूटर से कई सारे यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं एक बार, और ये 4 से 200 से यूजर तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टी यूजर इन्वायरमेंट होता है, जबकि हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में या स्मार्टफोन में एक बार में कोई एक ही यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। वहीं पे जब हम लोग बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, ये सब तो बढ़ेगा ही, प्रोसेसिंग बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखना जब लिखना होगा आपको। तो माइक्रो से जैसे ही बढ़ोगे तो इसकी प्रोसेसिंग, फास्ट कहने का मतलब प्रोसेसिंग, एक्सपेंसिव कहने का मतलब कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब सर्किट एंड आर्किटेक्चर, एंड लार्ज का मतलब साइज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे ऑब्वियस है, जब मिनी में मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है तो मेन फ्रेम में होगा ही होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट भी है और हाई परफॉर्मेंस है, मतलब इससे कहीं बेहतर है ये। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नॉर्मली यूज किया जाता है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस करना होगा, वहां पे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है। तो वहां पे जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। वहीं पे जब हम लोग सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल का कंप्यूटर है, जो कि मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आज के डेट में बिजनेस एप्लीकेशंस में भी यूज होता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एनफ होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करें तो इसमें दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन आज के डेट में जो सुपर कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है काफी डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग कहने का मतलब कि साइमल्टेनियसली कई सारे प्रोसेसर को एक ग्रिड में लगाया जाता है और आपस में कनेक्ट किया जाता है, और वो सारे के सारे प्रोसेस एक बार एक साथ मिलके प्रोसेस करते हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ प्रोसेसिंग क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, फास्ट होगा। ये सिंपली वही है कि आपने एक मैथ्स का क्वेश्चन हुआ करता था कि अगर एक मजदूर एक काम को 3 दिन में करता है तो वही काम को 4 मजदूर कितने दिनों में कर पाएंगे। ऑब्वियस है, अगर एक प्रोसेसर किसी काम को 10 सेकंड में करता है तो उसी काम को 4 प्रोसेसर कितने सेकंड में करेंगे। ऑब्वियस है, बहुत कम समय लगेगा हमारा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो सुपर कंप्यूटर इस पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है, और यहाँ पे मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, 1000 सीपीयूज हो सकते हैं, 1000 सीपीयूज भी इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी जो एक चाइना ने लेटेस्ट अभी बनाया है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद तुरंत अमेरिका ने भी उससे भी ज्यादा सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया। मैं अभी नाम उसका भूल रहा हूँ, तो आप इसको सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो सिंपली। और जब हम लोग सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को मेजर करने की बात करते हैं, तो मेजरमेंट का जो यहाँ तरीका होता है वो होता है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। मेजरमेंट किस में होगा, फ्लॉप्स में होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और ये फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कैसे होता है, तो 3.21736 इंटू 10⁻36। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से टास्क का पावर, तो ये पावर आप जितना बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन क्या होगा, उतना बढ़ता चला जा रहा है। यानी कितना भी लंबा कैलकुलेशन होगा, आपका सुपर कंप्यूटर आसानी से, जैसे आपको क्या करना है, अगर आपका कंप्यूटर है, आप सिंपली अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, आप उसका कैलकुलेटर ओपन करना और 10-10 डिजिट का, 10-10 डिजिट का आप मल्टीप्लीकेशन उसको यूज करने के लिए देखना आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। क्यों, 10 डिजिट में ही। और यहाँ पे कितने डिजिट है आप देख लो, पॉइंट के बाद 36 लगाया तो कितने आगे बढ़ेंगे। ये ऑपरेशन भी ये क्या कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। तो इसी तरह के ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म कराए जाते हैं, इसी फॉर्मेट में कराए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट के बाद का ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना कर सकता है।
तो सुपर कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। भारत ने जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया उसका नाम था परम 10,000। और अभी लेटेस्ट भारत ने जो एक और सुपर कंप्यूटर बनाया है इसी सीरीज में, जो कि अभी बीएचयू में इंट्रोड्यूस किया गया, बीएचयू में लगाया गया है अभी, जो वेदर फोरकास्टिंग का काम कर रहा है। तो सुपर कंप्यूटर का बेसिकली काम क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग। आज से 3 महीने बाद मौसम कैसा रहेगा, तो 3 महीने बाद का प्रेडिक्शन कैसे कर पाओगे आप? हवा का रफ्तार क्या होगा, बादल कहाँ है, कहाँ ऊंचाई है, अभी इस जगह पे वाटर का क्या टेम्परेचर है, बहुत सारी चीजों को मेजर करना होता है और फिर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होता है। अगर आप 1 डिग्री या ½ डिग्री भी अगर हवा का रफ्तार डेविएट कर गया, तो यानी हवा पहुंचना था मुंबई, वो पहुंच जाएगा कहाँ? एमपी। लार्ज स्केल में क्या होगा? दूरी जब बढ़ेगी क्या होगा? यहां से यहां तक। यहाँ तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये जैसे आगे बढ़ता जाएगा क्या होगा? पता चलेगा कि मंगल ग्रह हमने भेजा, ये चला गया जुपिटर। दूरी बढ़ेगी, क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा आपका। तो कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी ये अगर हमने कैलकुलेट किया है तो सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ पाए। 0.000001% का भी क्या होना चाहिए? डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं तो क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होगा? वो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा और आपका जो रिजल्ट आना चाहिए उससे डेविएशन आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स, भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम है, यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, और इस तरह से बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट कैटेगरी के सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, जिसमें कि एक था टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसमें हमने कहा कि एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, और दूसरा कैपेबिलिटीज और साइज के अकॉर्डिंगली सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। सो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।